ताई ने रो रो कर आसमान सर पर उठा रखा था और ताया सर पकड़े बैठे थे। पास पड़ोस के लोग उन्हें संभाला देने में मसरूफ थे और मैं अपनी परेशानी भूल कर उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। ताया मुझे देखते ही बोले, पुत्र, रानी पता नहीं किधर चली गई। ये सुनकर मेरा रंग फक हो गया। क्या? ताया कहाँ गई? वो कब गई? मैंने लुकने ज़्यादा लहजे में पूछा। उसे ढूंढ ले पुत्र, मैं सारी हयाती तेरा एहसान नहीं भूलूंगी। मेरी रानी को ढूंढ ले शोके, आज तू मेरा खून होने का हक अदा कर दे। ताया, हौसला पकड़, अल्लाह बेहतर करेगा। मुझे बता तो सही, रानी कैसे गुम हुई है और कब ये वाकया पेश आया है? मैंने उसे सहारा देकर परेशानी से पूछा। उधर ताई को बदस्तूर गशी के दौरे पड़ रहे थे। पुत्र, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं पता। वो दोपहर को नदी पर गई थी पानी भरने, वहां से नहीं लौटी और उसका टूटा हुआ घड़ा जमीन पर मिला था। जाकर उसे ढूंढ ले। मैंने तो पूरा गांव छार मारा अपनी रानी की तलाश में। ताया का गम से बुरा हाल हो रहा था। उसकी और ताई की हालत जार देखकर मेरा जी कटने लगा और फिर मैं वहां नहीं ठहरा। रात के अंधेरे में मैं नदी की तरफ दौड़ पड़ा। मेरे साथ गांव के चंद लोग भी थे और कुछ लोगों का ख्याल था कि कहीं रानी खुदा न खास्ता बहती नदी में न जा गिरी हो। कुछ लोग जो तैरना जानते थे उन्होंने नदी के अंदर भी मकतूर भर रानी की तलाश ढूंढने की कोशिश की, मगर बेसूद। नाचार हम सब वापस लौट आए। गांव था ही कितना बड़ा, चंद 100 नफूस पर तो मुश्तमिल था। रानी को ना मिलना था वो ना मिली, मगर अगले दिन लोगों की जुबान पर जब तक ये दबी दबी अफवाह गर्म हो चुकी थी कि रानी चुपके से अपनी किसी चाहने वाले के साथ भाग गई है, मगर मेरी कोशिशों के बावजूद किसी से ये मालूम ना हो सका कि गांव का कोई नौजवान लड़का तो नहीं घर से भागा था, बल्कि कुछ लोग तो यहां तक भी कह रहे थे कि जो जिन रानी पर आशिक था वो ही उसे ले उड़ा था। गरज जितने मुंह उतनी बातें। मैंने गांव के थाने में रानी की पुरस्कार गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी थी। वहां उस खरांट हवलदार चौधरी करीम दाद ने भी वाज़ेह लफ्जों में अपने इस शक का इजहार बड़े इस्तेहज़ाई अंदाज में कर डाला था कि रानी जरूर अपने किसी चाहने वाले के साथ भाग गई थी, लिहाजा अब हमें खामोशी से उसके कोर्ट मैरिज का इंतजार कर लेना चाहिए। मुझे हवलदार करीम दाद की इस बादागोई पर तैश तो बहुत आया, मगर मैं अपने गुस्से को पी गया था। मैं रानी को अच्छी तरह जानता था। वो ऐसी हरगिज़ नहीं थी कि अपने माँ बाप की इज्जत पर यूं बट्टा लगाकर किसी लड़के बाले के साथ घर से भाग जाती, क्योंकि मुझे टूट कर जाती थी और मेरे सिवा किसी और से शादी करने का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। फिर मुझे एक और रूह फरसा ख्याल आया कि कहीं उसने मुझसे दिल बर्दाश्ता होकर वाकई नदी में कूदकर खुदकुशी तो नहीं कर ली थी, या फिर कहीं सचमुच वो जिन। इससे आगे कुछ सोचने का तस्वुर भी मैं ना कर सका और मुंह लटकाए मैं बेनीलो मराम घर लौट आया। रानी अगर अपने माँ बाप की आंखों के सामने मर जाती तो किसी तरह ताया ताई को सब्र आ जाता, मगर जवान औलाद और वो भी लड़की जात का इस तरह गुम हो जाना न सिर्फ सारी उम्र का दाग था बल्कि नाकाबिले फरामोश गम था। बेचारे ताया ताई तो इस गम में जिंदा लाशों की मिसल हुए जाते थे। मुझसे उनका गम नहीं देखा जा रहा था। दिन पे दिन चढ़ने लगे, मगर रानी का कुछ पता न चला। आखिर तंग आकर मैं रानी को शहर जाकर तलाश करने निकल पड़ा। पहले सियालकोट आया और फिर लाहौर, इसके बाद मुल्तान और पंजाब के जितने शहरों में रानी को ढूंढ सकता था ढूंढ लिया। अब तो मेरे पास रुपए भी बस इतने ही बचे थे कि मैं वापसी का किराया करके अपने गांव पंजग्राई पहुंच जाता। पंजग्राई का मतलब 5 गांव का मजमुआ था। मैंने और ताया ने आसपास के गांव भी तलाश कर डाले थे, मगर रानी को जाने आसमान निकल गया था या जमीन खा गई थी, इसका कुछ पता न चला। रानी की यूं अचानक और पुरस्कार गुमशुदगी का मुझे दिली रंज था। आखिर को वो मेरे साथ ही खेलकर जवान हुई थी। अगरचे उसकी तरफ कभी मैंने उन नजरों से नहीं देखा था कि जिन निगाहों से वो मुझे देखती थी, मगर फिर भी वो रिश्ते में मेरी तायाजाद बहन थी और मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी। इसकी नटखट तबीयत, इसकी शोखो संग बातें, इसकी शरारतें सब मुझे याद आ रही थी। एक लम्हे को तो मुझे यूं लगता था जैसे मैं भी वाकई उससे मोहब्बत करता था। अब वो मुझसे बिछड़ी थी तो एहसास हो रहा था, मगर ये एहसास ज्यादा देर कायम न रह सका और जल्द ही एक बार फिर उस खंडर वाली हसीन दोशीजा का दिलावेज सरापा मेरे दिलो दिमाग पर सवार हो गया। साथ ही साथ मुझे इस बात पर गम आमेज हैरत भी हो रही थी कि आखिर ये कौन सा पुरस्कार चक्कर था। उस बूढ़े की बेटी सोनी की मुशाहबत अंगेज तौर पर ख्वाब में इस पुरस्कार खंडर में नजर आने वाली हसीन दोशीजा से किस कदर मिलती थी।
अगर सोहनी मर चुकी थी तो फिर वो खंडर वाली लड़की कौन थी? एक रोज रात को मैंने फिर वही पुरस्कार ख्वाब देखा। हस्बे मामूल मैं उस खंडर में मौजूद था। इस बार एक अजीब बात हुई। मेरे दिल में खौफ की जरा भी रमक पैदा नहीं हुई थी, बल्कि मेरी बेचैन नजरें उस हसीन दोशीजा को तलाश कर रही थीं। आज खंडर में चांदनी कम और तारीकी ज्यादा छाई हुई थी। अचानक मुझे उस गैर इंसानी जानवर नुमा मखलूक का ख्याल आया तो मेरे पूरे वजूद में खौफ की लहर सी सरायत कर गई। हर सू गहरी वीरानी और सकूत छाया हुआ था। वो लड़की मुझे जिस मुकाम पर मिली थी वो यहां से दूर ना था। ये बड़ी अजीब बात थी कि मैं ख्वाब देख रहा था और मुझे मालूम था कि मैं ख्वाब में हूं। शायद इसीलिए ये सोचकर मैंने उस मुकाम की तरफ कदम बढ़ा दिए जहां वो उदास सी माहिर जमाल बैठी रो रही थी, और बाद में उस जानवर नुमा हैबतनाक मखलूक ने मुझ पर वहशियाना गुर्राहट के साथ हमला कर डाला था। ख्वाब तो ख्वाब है, अगर इस भयानक दरिंदा नुमा गैर इंसानी मखलूक ने मुझ पर हमला भी किया तो मेरा ख्वाब खुद ही टूट जाएगा। मैं इस शिकस्ता और उजाड़ कोठरी नुमा कमरे के नजदीक जब पहुंचा तो मान मुझे अंदर से इस परी जमाल की सिसकियां लेने की आवाजें सुनाई दी। मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगीं और मेरे अंदर बेइख्तियार उसके शौक़े दीदार की ख्वाहिश उभरी। फिर मैं रुके बगैर अंदर दाखिल हो गया। इस बार वो मुझे अपने बिल्कुल करीब सामने ही खड़ी मिल गई। वो शिकस्ता अंदाज में एक टूटे हुए सतून से लगी खड़ी आंखें मूंदे सिसक रही थी। मैं एक लम्हे को मबहूत सा खड़ा उसे तकने लगा। बिल्कुल वो ही चेहरा था। मैंने दिल में सोचा, ये वही चेहरा था जिसकी तस्वीर में उस गमज़दा बूढ़े के घर देखी थी। मैंने दिल में सोचा कि कहीं ये पुरस्कार हसीन दोशीजा उस बूढ़े की बेटी सोहनी तो नहीं थी। मगर ये कैसे हो सकता था? वो तो मर चुकी थी। फिर ये कौन थी? मैंने बहरहाल पहले ही से तहैया कर रखा था कि इस पुरस्कार दोशीजा से इसके बारे में पूछ कर रहूंगा। चुनाचे मैं इसके करीब बढ़ा। मेरे कदमों की चाप सुनकर उसने गमज़दा सी निगाहों से मेरी तरफ देखा और फिर चौंक कर बोली, तुम फिर यहाँ आ गए? हाँ ए अप्सरा, तूने मेरे दिल का चैन लूट लिया है। आज तुझे बताना होगा मुझे कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है और तू इस वीरान और उजाड़ खंडर में यूं तन्हा क्यों रहती है? मैंने बेकरारी से कहा और तनवीमी अंदाज में उसके जरा और करीब आ गया। उसने मेरी तरफ मजहूर निगाहों से देखा। उसके याकूती लबों पर खामोश सी जुम्बिश उभरी और फिर बोली, ऐ नौजवान, मेरे बारे में जानकर क्या करोगे? मैं तो एक बदनसीब लड़की हूं जो अपनों से बिछड़कर इधर आ गई। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं, ऐ माहपरी, तो अपनों से क्यों कर बिछड़ी? किसने तेरी जैसी हसीन और मासूम लड़की पर यह जुल्म किया? तेरे अपने कौन थे? देखो, खुदा के लिए इस पुरस्कार राज से पर्दा उठा दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने दुख और कर्ब के इंतहाई एहसास तले उससे फरियाद किसी अंदाज में कहा। अच्छा, तुम अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। मान वो फैसला कुन कतियत से बोली और मैं पूरे इश्तियाक के साथ हमवतन गोश हो गया। मैं एक पंजगराई नामी गांव की रहने वाली हूं और बाबा मूसा की इकलौती बेटी सोहनी हूं। उसने जैसे ही इतना बताया मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। मेरा शुभा यकीन में बदल गया था। ये उस बदनसीब बूढ़े की बेटी सोहनी थी जिसकी कब्र पर वो मुझे रोते हुए मिला था। या अल्लाह, ये क्या माजरा था? अचानक मेरी समातों से तेज चिंगाड़ की आवाज टकराई और मैं बुरी तरह दहल गया। ये उसी गैर इंसानी मखलूक की आवाज थी जिसे मैं यहां पहले भी देख चुका था। इसकी चिंगाड़ की आवाज पर सोहनी की दिलकश आंखों में एकाएक ही खौफ के साए सिमटाए और अपनी कथा भुलाकर मुझसे मुतहव्विश लहजे में बोली, तो तुम चले जाओ वरना वो जगदोश तुम्हें मार डालेगा। अभी उसने इतना ही कहा था कि मुझे भद 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 की आवाज सुनाई दी। खुद मैं भी दहल गया। जगदोश शायद इस खौफनाक गैर इंसानी मखलूक का नाम था, मगर मेरा दिल सोहनी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं उसके बाप से मिला हूं और वो उसे याद कर करके रोता रहता है। सोनी, चल तू भी मेरे साथ। मैंने बेकरारी से उसका हाथ पकड़ लिया। भद भद की आवाज लम्हा ब लम्हा करीब आती जा रही थी। सोनी मेरी बात पर परेशान हो गई और बोली, तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकती। नहीं, आज मैं ये राज जाने बगैर नहीं जाऊंगा कि पुरस्कार ख्वाब सिर्फ मुझे ही क्यों नजर आता है। जरूर कोई ऐसी बात है जो सिर्फ और सिर्फ तुम ही जानती हो।
मेरे कतियत भरे लहजे ने उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया और फिर वो बोली, ये नामुमकिन है। ना मैं तुम्हारे साथ कहीं जा सकती हूं, ना तुम मुझे हासिल कर सकते हो। मगर सोनी, मैं तो तेरे बगैर मर जाऊंगा। तुम्हें हासिल करना तो अब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बन चुकी है। मैं जज्बात से लबरेज होकर बोला और मेरे लहजे की शिद्दत और तड़प देखकर सोनी के मुसल्लह चेहरे पर हैरत और उदासी तारी हो गई। यह हकीकत थी कि मैं उस पर बुरी तरह फरीख्ता हो गया था और मर मिटने की हद तक उसे चाहने लगा था। पता है सोनी, वो मैं तेरे बाप से भी मिला था, मैंने उसे अचानक बताया। वो चौंक कर खुशी से मेरी तरफ देखने लगी। हाँ सोनी, वो बेचारा तेरी कब्र पर खड़ा रो रहा था। फिर जब मुझे अपने घर ले गया तो तेरे कमरे में दीवार पर लगी तेरी तस्वीरें दिखाकर बोला था कि ये मेरी बेटी की तस्वीर है। मेरी बात पर सोनी बुरी तरह चौंकी। फिर उसके चेहरे पर शदीद नफरत के आसार उभरे। मेरी कब्र? ये यकीनन इस कमीने जगदोश की साजिश होगी, वो गुस्से से दांत पीस कर बोली। साजिश? कैसी साजिश सोनी? क्या वो बूढ़ा तेरा बाप नहीं था और वो कब्र तेरी नहीं थी? मैंने उलझन आमेज लहजे में पूछा। वो मेरा बदनसीब बाप ही है जिससे तुम मिले थे, और वो तस्वीरें मेरी ही थी, मैं ही उसकी बेटी थी। वो मगर वो अचानक कुछ कहते कहते रुकी और इसी लम्हे मुझे एक गरजदार आवाज सुनाई दी। बदबख्त इंसान, तो फिर यहां धमका। मैंने चौंक कर आवाज की सिमत देखा। मेरे सामने चंद कदमों के फासले पर वही जानवर नुमा एक आंख वाला खौफनाक दरिंदा खड़ा अपनी इकलौती आंख से मुझे घूर रहा था। इस बार मुझे उससे जरा भी खौफ महसूस नहीं हुआ था। जवाबन मैं भी उसकी एक आंख की तरफ घूरते हुए बोला, मैं यहां खुद नहीं आता हूं। तो ये शरारत यकीनन उस बुढ़े कमाली शाह की होगी। देख लूंगा मैं भी उसे अच्छी तरह। मेरा नाम भी जगदोश है। वो एक आंख वाला जगदोश गुस्से से दांत पीस कर बोला और फिर अपनी पिछली टांगों पर बैठ गया। मैं समझ गया कि वो मेरा ख्वाब तोड़ने के लिए अब मुझ पर छलांग लगाने वाला था, इसीलिए मैं फौरन ही मुहतात हो गया। फिर जैसे ही उसने एक दिल दहला देने वाली चिंगाड़ के साथ मुझ पर जस्त लगाई, मैं एकदम झुकाई देकर एक तरफ हो गया। वो अपनी छलांग में दूर जा पड़ा, मगर जैसे ही परे सरका तो मेरा पांव एक पत्थर से रपट गया। एक शिकस्ता दीवार के नोकीले सिरे से मेरा सर टकरा गया। बेख्तियार मेरे हलक से चीख खारिज हुई और फिर मेरा ख्वाब टूट गया। मैं अपनी चारपाई पर उठ बैठा। इस बार मेरी कैफियत मुख्तलिफ थी। ना मैं लंबे लंबे सांस ले रहा था और ना ही मेरा जिस्म पसीने से तर था। हाँ, अलबत्ता मुझे अपने सर में दर्द जरूर महसूस हुआ। मैंने बेख्तियार दर्द वाली जगह पर हाथ रखा तो मुझे चिपचिपाहट का एहसास हुआ। मेरे हाथ में खून लगा हुआ था। मैं समझ गया कि ये चोट मुझे उस पुरस्रार खंडर में जगदोश की जस्त से बचने पर दीवार से टकराते हुए लगी थी। मैंने जल्दी से उठकर जख्म धोया, हल्का सा मरहम लगा दिया। मेरे दिमाग में साएं साएं हो रही थी। बहुत सी ऐसी बातें थी कि जो मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी, जिन्हें यकजा करके मैं उन पर गौर करने की कोशिश कर रहा था। एक बात की तो मुझे तस्दीक हो चुकी थी कि सोनी इस बदनसीब और गमजदा बूढ़े की बेटी थी, मगर सोनी की कब्र से मुताल्लिक सोनी का इनकार मुझे ताज्जुब आमेज उलझन में मुब्तला किए हुए था। फिर इस बदबख्त जगदोश का किसी बूढ़े कमाल शाह के बारे में गुस्से का इजहार करना इस बात का इजहार कर रहा था कि वो किसी ऐसे शख्स से खाइफ भी था जो उसकी टक्कर का था। मगर कमाल शाह कौन था? मेरे जहन में यह नाम अटक कर रह गया। साथ ही मुझे ये इत्मीनान भी हो गया था कि सोनी मरी नहीं थी। मगर फिर वो कब्र किसकी थी?